अस्सलाम वालेकुम अली। मैं देखती हूँ आपके साथ ये क्वेश्चन जो है उसको मैं रीड कर रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक साइड पे ये मैंने स्क्रीन खोली है राइटिंग के लिए और राइट साइड पे मैंने स्क्रीन खोली हुई है आपके क्वेश्चन की। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन 2010 अमेरिकन स्मोक 315 बिलियन सिगरेट्स। तो ये क्या है, क्वांटिटी है, और 15.75 मिलियन। सो बेसिकली क्वेश्चन में दो एक ही वैल्यूज हैं, पैक ऑफ सिगरेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिगरेट्स दिए हुए और पैक ऑफ सिगरेट्स दिए हुए। द एवरेज रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस वाज अबाउट 5 पर पैक। तो ऊपर जो है उसने दिया हुआ है 315 मिलियन सिगरेट्स, और उसमें जो पैक्स लिखे हुए हैं पैक्स की प्राइस ही दी हुई है। तो हम क्वांटिटी में 15.75 को वी विल टेक एज वन क्वांटिटी, और उसको जो है वो एज प्राइस लेंगे। तो लेट्स सी, मैंने अभी इसको पूरा पढ़ा नहीं है तो मैं आपके साथ साथ इसको आई ट्राई टू रीड एंड ट्राई टू सॉल्व। सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7, और जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर हमारे पास वो क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो पैक ऑफ है जो सिगरेट्स है वो है 15.75 बिलियन, और प्राइस पर पैक जो है वो दी हुई है, प्राइस पर पैक दी हुई है जी आपके पास $5। उसके बाद है कि स्टैटिस्टिकल स्टडीज हैव शोन दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -0.4। तो इसके हिसाब से इलास्टिसिटी जो दी हुई है वो -0.4 यानी <1 यानी इलास्टिक है। एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये हम इस पे डिमांड लिख देते हैं और इस पे हम सप्लाई लिख देते हैं। दिस इज गिवन एज 0.5। तो ये भी इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि फॉर अ 1% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ pack of the cigarettes, people decrease their consumption by 0.4%. And elasticity of supply का मतलब है for every 1% increase in price the supplier are able to increase the quantity supply percentage in the quantity supply increase is 0.5%. So that is the meaning of these numbers. Using the information derive the linear demand and supply curve for the cigarette market. Now if I look at the demand function, तो demand function जो होता है ना वो ये होता है quantity demand इज इक्वल्स टू, यानी यहाँ पर कोई नंबर होता है लेट्स से ए, और यहाँ पे -bp। सो हमें अगर ए मिल जाए और हमें अगर बी मिल जाए, बी क्या है वो स्लोप है, ए इंटरसेप्ट है, तो हमारे पास डिमांड फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह से क्वांटिटी सप्लाई जो है वो होता है सी प्लस डी पी। उसमें सी की वैल्यू मिल जाए, कोई भी अननोन है, और डी की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास सप्लाई का फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का एक डेटा है विच इज इक्वल्स टू 5 एंड क्वांटिटी डिमांड लिखी हुई 15.75। इसके अलावा हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी की एक वैल्यू है और वो लिखी हुई है जी -0.4। अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ तो वो बन जाता है जी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा, ये क्यू डी है, ठीक है, डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, और इसकी आंसर क्या है -0.4। अच्छा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इज द स्लोप ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, डिमांड फंक्शन स्लोप, और पी क्यू क्या है, कोई भी पॉइंट। अब हमारे पास क्योंकि ये वाला पॉइंट गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंसर्ट दिस पॉइंट ओवर हियर। सो व्हाट विल हैव डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। तो पी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 और क्यू की वैल्यू दी है 15.75 और यहाँ -0.4। अब देखो यहाँ से जो है ना, अगर आप सिंप्लीफाई करते हो इस इक्वेशन को तो व्हाट यू विल गेट प्रैक्टिकली, यू विल गेट स्लोप की वैल्यू। जिस स्लोप को हमने b से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो बेसिकली मेरे पास b की वैल्यू आएगी -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 15.75 डिवाइडेड होल डिवाइड बाय 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ से जरा कैलकुलेट कर देती हूँ कैलकुलेटर लेके। कैलकुलेटर या तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, हमारे पास वैल्यू थी, ये कैसा कैलकुलेटर, या हमारे पास वैल्यू क्या थी, इट वाज 0.4 multiplied by 15.75 which is equals to this, and that was to be divided by 5, so that gives you 1.26। तो ये क्या चीज़ है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस के साथ स्लोप की वैल्यू। सो दिस इज -1.26।
अच्छा, अब इसको करना क्या आपने, इसके बाद इस वाली वैल्यू को आपको क्वांटिटी डिमांड जो है वो है आपके पास A माइनस बी पी। यहाँ पे माइनस की वैल्यू जो है वो मैंने आर्बिट्रेरली की थी, इसको मैं प्लस कर दूंगी क्योंकि बी इटसेल्फ नेगेटिव वैल्यू है और वो नजर आ रही है यहाँ पर। तो बेसिकली मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू A माइनस 1.26 पी आ गया। अब मुझे सिर्फ A चाहिए। अब A के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड टू इंसर्ट ये वाला, मैं Q और P की वैल्यू इंसर्ट करूँ तो मेरे पास A आ जाएगा। तो Q और P जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं उनको इंसर्ट करूंगी तो वहां से A भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जब A फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास ये डिमांड इक्वेशन एस्टिमेट हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे के ऊपर। तो अमेरिकन जो है ये इन अमेरिकन स्मोक 315 सिगरेट्स। अच्छा, ये जो है ना, ये पी क्यू डिमांड और सप्लाई दोनों का है, मतलब बेसिकली ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको। तो बेसिकली ये जो नंबर है ना, ये नंबर आप दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैंने डिमांड में किया क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है, यहाँ पे देखो ये है अगर सपोज करो ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी और ये है डिमांड फंक्शन और ये है सप्लाई फंक्शन, एज्यूम करें। हाँ, तो ये होता है इक्विलिब्रियम, ये होता है क्यू बार और ये होता है पी बार। क्यू बार पी बार वो नंबर होता है जो कि डिमांड के ऊपर भी लाई करता है और सप्लाई पे भी लाई करता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है ये डिमांड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन इंसर्ट दीज नंबर्स इनटू डिमांड इक्वेशन द वे आई डिड ओवर हियर। ठीक है, और इसी तरीके से ये सप्लाई को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम सप्लाई में भी जब हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे, सी और डी की वैल्यूज निकालेंगे, तो इलास्टिसिटी का नंबर इसी तरीके से यूज होगा। देयर यू विल राइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और वहां पे इंसर्ट करोगे वैल्यू 0.5 और पी क्यू की जगह यही नंबर डालोगे और वहां से स्लोप निकल आएगी। जब स्लोप निकल आएगी तो री इंसर्ट करके आप इंटरसेप्ट निकालोगे। तो आपकी दोनों इक्वेशंस जो है ना, लीनियर डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई कर्व जो है वह एस्टिमेट हो जाएगा। तो यूजिंग द इन्फॉर्मेशन डिराइव लीनियर, ये हो गया। In 1998, Americans smoked 23.5 billion packs of cigarettes and the retail price was 2 per pack. The decline in the cigarette consumption from 1998 to 2010 was due to the part of great public awareness of the health hazards from the smoking, but was also due to the part of the increase in price. Okay, suppose that the entire decline was due to the increase in price. What could you deduce from that about the price elasticity of demand? अच्छा, अगर तो हम ये कहते हैं ना कि अगर इंटायर डिक्रीज जो था, इंक्रीज वो इंक्रीज इन प्राइस की वजह से था, तो क्या बेसिकली वो इलास्टिसिटी के बारे में क्वेश्चन है। तो दोबारा हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि 1998 में 23.5 बिलियन पाक सिगरेट जो है और रिटेल प्राइस 2 थी। द डिक्लाइन इन द सिगरेट कंजम्पशन फ्रॉम दिस टू दिस ड्यू टू द पार्ट ड्यू इन पार्ट टू ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस। तो इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ और पार्शली इंक्रीज इन प्राइस से हुआ। तो सपोज करें कि एंटायर डिक्लाइन वाज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, तो इंक्रीज इन प्राइस की वजह से अगर हुआ है तो ये इलास्टिसिटी बनती है ना। तो व्हाट डू यू डिड्यूस फ्रॉम द 3.5 बिलियन पैक्स, ठीक है, और प्राइस 2 थी। और फिर क्या हुआ कि डिक्लाइन आया कंजम्पशन में 2010, 98 से 2010 कितना डिक्लाइन हुआ, दे आर नॉट टेलिंग अस। ठीक है, और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो डिक्लाइन था ये दो वजूहात से था, एक अवेयरनेस की वजह से और एक प्राइस के इंक्रीज की वजह से। अब हमें पता है कि प्राइस का इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है वो बेसिकली शो करता है मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। अगर हम मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व को डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी में कैलकुलेट करें तो वो स्लोप बनती है, और अगर हम वही चेंजेस जो है वो परसेंटेज में ले लें तो वो इलास्टिसिटी बनती है। तो ये तो हो गया एक पार्ट। और अवेयरनेस की वजह से अगर आपकी डिमांड के अंदर डिक्रीज आती है तो ये शिफ्टर्स है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी शिफ्टर्स को ना देखें, आप सिर्फ प्राइस की इफेक्ट्स को देखें। सपोज करें प्राइस की इंक्रीज होने से लोगों ने कंजम्पशन ड्रास्टिकली डाउन कर दिया। अब यहाँ पर देखो ना कि ये क्वेश्चन में खुद ही से मेंशन कर रहा है कि 98 में 23.5 बिलियन जो है वो पीते थे, और 2010 अगर हम इसे पीछे से कनेक्ट करें तो 2010 में अमेरिकन जो थे वो 315 बिलियन सिगरेट्स जो है वो ये पैक्स जो थे वो 15.75 बिलियन पी रहे हैं, और यहाँ पर 23.5 बिलियन पी रहे हैं 98 में। तो 98 में 23.5 बिलियन पैक्स हैं और 2010 में 15.75 बिलियन पैक्स हैं। ठीक है, और
जो है डेल्टा क्यू तो हमें नजर आ गया। अब जो डेल्टा पी हमें चाहिए, तो पी जो है वो 98 में 2 है और 2010 में इट वाज 5, ये लिखा हुआ है। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी भी आ गया और पी बाई क्यू भी हमारे पास है, यानी कि हम कोई भी प्राइस या क्वांटिटी हम ले सकते हैं। अगर सपोज आप इलास्टिसिटी निकालना चाह रहे हो इन 2010, तो आपको बेसिकली डाटा जो है क्यू पी में आपको 2010 का ही डालना चाहिए, यानी कि क्यू की जगह पे आप डालोगे 15.75 बिलियन और पी की जगह 5 डालोगे, और डेल्टा क्यू क्या होगा, वो 98 और 2010 की क्वांटिटीज में फर्क, तो वो 23.5 माइनस 15.75 बिलियन ये वाला आएगा, और उसका डेल्टा क्यू 2 माइनस 5 आएगा। तो यहाँ से ये इलास्टिसिटी की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज सिंपल। ये जो बी पार्ट है ये पिछले वाले पार्ट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये जो पीछे डेटा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपने पूछा था मुझसे? ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये शायद, हाँ ये वाला, इसको बड़ा कर लेते हैं। 7 है ये वाला, नेक्स्ट पूछते हैं, ये है 8। ठीक है, इन एग्जाम्पल 2.8 वी, अच्छा 2.8 कौन सी थी, वी एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ 20% डिक्लाइन इन कॉपर डिमांड ऑन द पीस ऑफ अ कॉपर। सो कोई पीछे एग्जाम्पल थी, उसमें हमने कोई पढ़ा हुआ है कि 20% डिक्लाइन इन कॉपर डिमांड, तो ऑन द पीस और प्राइस ऑफ ऑन द प्राइस ऑफ कॉपर, sorry, 20% decline in copper demand on the price of copper using the linear supply and demand curve developed in section 2.6. Suppose that long run price elasticity of copper demand is minus 0.75 instead of minus 0.5. Assuming as before that the equilibrium price and quantity is 3 and 18 million metric tons. Derive the linear demand curve consistent with a smaller elasticity. Consistent with the, तो बेसिकली ये दे आस्किंग यू टू कैलकुलेट द लीनियर डिमांड फंक्शन, कोई पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है, और इसके अलावा आपको ये दिया हुआ है कि जो है एग्जाम्पल एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द 20% डिक्लाइन इन द कॉपर डिमांड ऑन द प्राइस ऑफ कॉपर using the linear supply and demand curve developed in section 2. Suppose that long run price elasticity of copper demand were 0.75 instead of, तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो 0.75 ले रहे हैं माइनस, ठीक है। पी क्यू का डेटा जो है हमारे सामने दिया हुआ है, तो आपको पता है कि वो उधर से स्लोप निकल आती है, और जब आपको स्लोप निकल आएगी, स्लोप किस तरह निकलेगी, आप लिखोगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है कि वो माइनस 0.75 है। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी जो है वो आपको अननोन है, और पी क्यू की वैल्यू यही जो पी स्टार क्यू स्टार दी हुई है। यहाँ से डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी निकला तो स्लोप निकल आएगी। जब आप स्लोप निकल आई तो आपके पास इक्वेशन है क्यू डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी पी। तो आप जब वो करोगे, आई मीन उसको करोगे, इंसर्ट करोगे पी क्यू की वैल्यू में ये, और डेल्टा वो स्लोप की वैल्यू में वो जो स्लोप आपने निकाली होगी, तो आपका इंटरसेप्ट निकल आएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट दैट लीनियर डिमांड फंक्शन। यूजिंग दिस डिमांड कर्व, recalculate the effect of 55% decline in copper demand on the price of copper. So ये अब इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, तो जब आपके पास डिमांड फंक्शन आ जाता है ना, तो आप डिमांड फंक्शन से उसकी इलास्टिसिटी निकालो। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए प्राइस क्वांटिटी की जो की वैल्यू जो निकालते हैं ना वो लेते हैं। स्लोप तो आपके पास ऑलरेडी है, पी क्यू आप यही वाला यूज करोगे जो पी स्टार क्यू स्टार दिया हुआ है। तो जो इलास्टिसिटी का आंसर होता है ना वो बेसिकली 1% के लिए होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो नीचे होता है, यानी अगर सपोज आपका जो है आंसर आया है 0.5 सपोज कर लो, तो 0.5 का मतलब होता है 0.5 बाई 0.1, इसका मतलब है ऊपर है 0.5%, नीचे 1%। तो वो कह रहा है कि जी प्राइस 1% इंक्रीज नहीं हुई, 55% जो है वो डिक्लाइन हुई भी है। ठीक है, यूजिंग द डिमांड का रिकैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ 55% डिक्लाइन इन कॉपर डिमांड ऑन द प्राइस ऑफ कॉपर। तो वो कह रहे हैं कि सपोज करो 55% जो है वो कॉपर की डिमांड डिक्लाइन हुई है, तो उसका इफेक्ट निकालें प्राइस ऑफ कॉपर पे। तो अगर आप इसको इलास्टिसिटी की पहले कैलकुलेट कर लो इस नए सिचुएशन के साथ, और फिर उसके बाद आप इसको यूज करके आप इससे वो निकाल सकते हो, ये इफेक्ट्स निकाल सकते हो। सपोज दैट द मार्केट फॉर द नेचुरल गैस रिमेन अनरेगुलेटेड। अब यहाँ पे कॉपर डिमांड है और साथ में गैस, नेचुरल गैस रिमेन अनरेगुलेटेड। इफ द प्राइस ऑफ ऑयल हैड इंक्रीज्ड from 50 to 100, what would happen to the free market price of natural gas? ये अलग क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, इसका कॉपर से तो कोई ताल्लुक नहीं है, है ना। ये कॉपर डिमांड के साथ ये इसका क्या ताल्लुक है,
तो ये सी पार्ट कहाँ से इसके साथ लिंक करता है? नहीं करता। तो सपोज दैट द मार्केट ऑफ द नेचुरल गैस रिमेन अनरेगुलेटेड। अगर अनरेगुलेटेड है, इसका मतलब है मार्केट ऑफ नेचुरल गैस जो है ना वो सप्लाई एंड डिमांड पे वर्क कर रही है। इफ द प्राइस ऑफ द ऑयल हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम द 50 to 100, तो ऑयल की प्राइस जो है वो 50 से 100 हो गई, और ऑयल और गैस आपस में सब्सटीट्यूट है। व्हाट वुड हैपन टू द फ्री मार्केट प्राइस ऑफ नेचुरल गैस? भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपकी ऑयल की प्राइस बढ़ गई है तो लोग ऑयल को सब्सटीट्यूट करेंगे गैस के साथ, और गैस की डिमांड बढ़ेगी, और ये डिमांड जो है शिफ्ट इन डिमांड होगी। तो जब डिमांड का कर्व आपके ऊपर 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 जाएगा तो प्राइस, मार्केट प्राइस नेचुरल गैस की ऊपर ही जाएगी, क्योंकि वैसे ही बता दिया उन्होंने कि वो जो मार्केट है उसकी वो सप्लाई एंड डिमांड से रेगुलेट हो रही है। तो ये सिर्फ शिफ्ट इन डिमांड वाला सिचुएशन है, जो कि शिफ्ट इन डिमांड इन द गैस विल इंक्रीज द प्राइस एज वेल एज द क्वांटिटी इन द मार्केट। सो दैट इज डन। ठीक है जी, तो लेट मी स्टॉप इट नाउ। कहाँ गया?